नमस्कार। मैं प्रदीप शर्मा नवा जमाना टीवी तो ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੋਸ਼ਲ ਥਿੰਕਰ ਫੋਰਮ, ਪੀਏਯੂ EMPLOYEES ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ प्रोफैसर अरुण कुमार जी मन्ने परमन्ने अर्थशास्त्री JN यूनिवर्सिटी तो रिटायर ने, उन्होंने अपने विचार रखे। पेश है इसकी एक रिपोर्ट। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ JNU ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ कि आगे का रास्ता की है? देखिए, आपने सही कहा। हमारे देश में दो तबके हैं, एक संघर्ष क्षेत्र और एक असंघर्ष क्षेत्र है। इनके बीच में गैर बराबरी बहुत है और बहुत बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं, एक तरफ बिलियनर्स की संख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ हमारा देश जो है वो 140वें स्थान पे है प्रति व्यक्ति आय के अनुसार। तो ये दिखा रहा है कि जो गैर बराबरी है वो बढ़ रही है। और गैर बराबरी होती है वो तीन तरह की, एक तो कंजम्पशन में होती है, एक इनकम में होती है, एक वेल्थ में होती है। वेल्थ की गैर बराबरी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि गरीब आदमी बचत नहीं होती है, तो बचत नहीं है तो उसकी वेल्थ नहीं होती है। अमीर आदमी की जब वेल्थ बढ़ती चली जाती है और उसकी आमदनी फिर और बढ़ती जाती है। तो जो तीन तरह की जो गैर बराबरी है ये बढ़ रही है समाज में। इसके पीछे वजह यह है कि बेरोजगारी, जितना बेरोजगारी रहेगी उतनी लोगों की आमदनी कम रहेगी, और जब परिवार की आमदनी कम रहेगी तो वो जो गरीबी रहेगी उसके साथ। तो ये जो हमारे यहाँ जो असंगठित क्षेत्र है, जब तक इसको हम बढ़ावा नहीं देंगे तब तक गैर बराबरी और बढ़ेगी। सरकार की जो नीतियां हैं वो संगठित क्षेत्र की तरफ झुकाव है, लेकिन असंगठित क्षेत्र की तरफ झुकाव नहीं है। वो कोशिश कर रहा है कि असंगठित क्षेत्र संगठित हो जाए, ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे जो असंगठित क्षेत्र है उसमें किसान हैं, उसमें मजदूर हैं, और जो माइक्रो सेक्टर है वो है। और किसानी में 85% जो किसान है वो 5 एकड़ से छोटे हैं, वो संगठित नहीं हो सकते हैं। उनको आप ज्यादा से ज्यादा उनको बेरोजगार बना के उनको एक वर्कर बना सकते हैं। जो हमारा माइक्रो सेक्टर है उसमें 6 करोड़ यूनिट है और उसके एवरेज में 1.7 लोग जो उसमें एम्प्लॉयड हैं, वो भी संगठित नहीं हो सकते। वो कहाँ तो जब मार्केटिंग करेंगे, कहाँ फाइनेंस करेंगे। तो अगर हमें जो ये बेरोजगारी कम करनी है तो माइक्रो सेक्टर को बढ़ावा देना है, और हमें जो कृषि है उसको बढ़ावा देना है, वहां पे आमदनी बढ़ानी है, जैसे कि किसान अभी डिमांड कर रहे हैं। शिक्षा है और स्वास्थ्य, इनमें बहुत ज्यादा रोजगार पैदा हो सकता है। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में हो सकता है, लेकिन यही क्षेत्र है जहां पे सरकार कटौती कर देती है। इस बजट में भी हमने देखा कि रियल टर्म में जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसमें कम कर दिया, शिक्षा में, स्वास्थ्य में कटौती कर दी, जबकि हमारा गोल होना चाहिए कि 6% GDP का हम शिक्षा में, पब्लिक एजुकेशन में डालें, लेकिन हमने कभी 3.8% से ज्यादा नहीं किया। उसी तरह स्वास्थ्य में 3% होना चाहिए, हमने 1.3% से ज्यादा पब्लिक हेल्थ पे नहीं दिया। और हमें सबको पता है कि एसर की रिपोर्ट आती है हर साल, वो दिखाती है कि आधे से ज्यादा बच्चे 5वीं जमात के जो हैं वो दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई और गणित नहीं कर पाते हैं, तो वो छोड़ देते हैं पढ़ाई करना। उसी तरह हमने पैंडेमिक के दौरान देखा कि जब बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे कि स्वास्थ्य की कुछ सुविधा है, वहां पे भी ऑक्सीजन की कमी से, बेड की कमी से लोग कितने मारे गए, अस्पताल के बाहर लोगों की डेथ हो गई, और आपने देखा नदियों में जो लाशें बह रही थी। तो हालात बहुत खराब है हमारे हेल्थ के। तो इन पे हमें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन सरकार यहीं पे कटौती कर देती है। वो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में बढ़ोतरी करती है, लेकिन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को कटौती कर देती है।
और जहां पे कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में बढ़त की भी है, जैसे कि आप देखें कि रेलवे फ्रेट कॉरिडोर है, बड़े बड़े हाईवेज हैं, तो उससे क्या होगा कि असंगठित क्षेत्र जो है उसका माल आसानी से गांव गांव तक पहुंच जाएगा। तो जो वहां की इंडस्ट्री है असंगठित क्षेत्र में वो और खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये जो किया जा रहा है सब कुछ संगठित क्षेत्र को आगे बढ़ावा करने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि हमारे देश की जो बेरोजगारी की जो परेशानी है वो खत्म नहीं हो पाएगी। प्रोफेसर साहब, ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੱਜਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾ ਕੇ, ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗਏ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ है? देखिए, सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती। अभी भी जो 60 करोड़ लोग जो 15 साल से 60 साल की उम्र के हैं, हाँ जी, उसमें से सिर्फ 1.8 करोड़ हैं जो सरकारी या पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं जी। तो आप उसको दुगना कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, उसको 2.5 गुना भी कर देंगे तो भी वो समस्या नहीं हल होगी, क्योंकि इस समय 28 करोड़ लोग हैं जिनको काम चाहिए। तो ये तो समाधान आप ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ का निकाल देंगे अगर सबको तो सरकारी नौकरियां जो खाली हैं उनको भर देंगे। तो जैसे मैंने कहा कि हमें तो रोजगार पैदा करना है माइक्रो सेक्टर में और हमें कृषि में करना है, यानी कि ऐसी कंडीशन बनानी चाहिए जिससे कि ये कृषि बढ़े और हमारा माइक्रो सेक्टर बढ़े और शिक्षा बढ़े और स्वास्थ्य बढ़े। तो शिक्षा और स्वास्थ्य और इन सब में बहुत रोजगार पैदा हो सकता है। और अगर ये रोजगार पैदा होगा तो शिक्षित नौजवान जिनके पास काम नहीं है उनको काम मिलेगा। आज जब शिक्षित नौजवान के पास काम नहीं है तो वो सोचता है कि मैं बाहर चले जाऊं, और बाहर जाएगा तो वहां पे वीजा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वीजा के लिए आपके जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो गैर कानूनी ढंग से मेक्सिको के द्वारा या जो कनाडा के द्वारा वो वहां पे अमेरिका में जा रहा है, बाकी इंग्लैंड में जा रहा है, तो इलीगली जा पाता है। लीगली वो जा नहीं सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो इसलिए वो लोग जिनके पास 20 लाख 40 लाख 50 लाख है, जो मतलब गरीब नहीं है, वो लोग जा रहे हैं क्योंकि उनके बच्चों को काम नहीं मिल रहा है। तो काम के लिए लोग ये कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम काम पर्याप्त मात्रा में पैदा करें तो उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो क्वालिफिकेशन है उनकी उसके मुताबिक उनको काम मिलना चाहिए। तो अगर जो शिक्षित नौजवान है उसको कहा जाए कि तुम फावड़ा चलाओ, तो उसको और ज्यादा परेशानी होगी, वो हताशा में आ जाएगा। तो उसको जो हम शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देंगे तो वहां पे उसको काम मिलेगा। उसी तरह जैसे कि अगर हम अर्बन गारंटी स्कीम शुरू कर दें, जैसे रूरल गारंटी स्कीम है, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में काम मिल सकता है, तो शिक्षित नौजवानों को भी काम मिलेगा। तो जो पलायन हो रहा है, आप देखेंगे कि जो चंडीगढ़ में जो हाई कमीशन है ऑस्ट्रेलिया का जो है या जो कनाडा का है, उसके सामने लंबी लंबी लाइनें यूथ की लगी हुई हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको कोई ढंग का काम मिले। ढंग का काम नहीं मिल रहा तो वो फिर पलायन कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारी समस्या फिर मैं कहूंगा बेरोजगारी से के साथ जुड़ी है, और रोजगार सही ढंग का मिले तो ये सब समस्या कम हो जाएगी। सर, इंटरनेशनल लेवल ਤੇ जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ਦੀ, कि ਇਹਦੇ ਤੇ रोक लगाना संभव है? देखिए, ये AI जो है उस पर तभी संभव होगा जबकि सारे देश, सब देश दुनिया के वो इस पे माने। अगर सब देश नहीं मानेंगे, कोई एक रह गया तो नहीं होगा। जैसे क्रिप्टो करेंसी है, उसमें भी वो इंटरनेट के द्वारा चलती है। जैसे सैन साल्वाडोर है, सबसे पहले उसने अलाउ किया, अब अमेरिका ने भी अलाउ किया, तो अब कोई उसको रोक नहीं पाएगा। उसी तरह AI का है, सारे देशों को एक साथ मिलकर करना पड़ेगा, क्योंकि सारे देशों के लिए खतरा है, सिर्फ 1 या 2 देशों के लिए खतरा नहीं है। तो ये खतरा बहुत बड़ा है, अभी हमें समझ नहीं आ रहा। तो हिंटन साहब और बाकी जो और एक्सपर्ट है जिन्होंने AI को शुरुआत किया था, वो खुद कह रहे हैं कि इसका समझ नहीं आ रहा कि कहाँ ले जा रहा है हमें। तो इसलिए अभी रोक देना चाहिए इसका डेवलपमेंट, जब तक कि हमें समझ ना आए या हम ये समझ न लें कि इसको किस प्रकार से कंट्रोल करना चाहिए। तो कोशिश है यूरोप में भी कंट्रोल करने की, पर अगर अमेरिका अलाउ करेगा, चीन अलाउ करेगा, तो यूरोप के रोकने से रुकेगा नहीं। भारत भी अगर कोशिश कर लेगा तो नहीं होगा, क्योंकि हम एक्चुअली AI में बहुत पीछे हैं। आप देखिए, ट्रम्प साहब ने $500 बिलियन का प्रोग्राम अनाउंस किया है, और हम लोग 500 करोड़ का कर रहे हैं, जबकि वो लाखों करोड़ में बात कर रहे हैं, हम 500। उसी तरह जैसे कि इलॉन मस्क है, उन्होंने सबसे बड़ा कंप्यूटर लगा दिया कोलोसस, जिसमें एनवीडिया चिप्स 1 लाख है,
और 1 लाख वो और ज्वाइन कर रहे हैं। भारत को 10,000 चिप्स नहीं मिल रहे 5 साल में। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है जो बाहर हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, चीन में हो रहा है और भारत में हो रहा है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि सारे देश ये समझें कि क्या समस्या है और उसको कैसे हल करें। So thanks, sir. धन्यवाद।